Hello friends, welcome back. I'm your friend Pankaj and you're watching Investing with Pankaj. मार्केट करेक्शन जो अक्टूबर नवंबर में हुआ है उसका एक बहुत स्ट्रांग लिंकेज है फॉरेन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टिंग बिहेवियर या सिंपल शब्द में उनकी सेलिंग. They have been very active sellers in the market over the last several weeks since the time the market peaked in the last week of September. हम आज इसी बारे में बात करने वाले हैं. बहुत सारे स्टॉक्स के लिए रेलेवेंट चीज है, स्पेशली जो एफआई डोमिनेंट स्टॉक्स होते हैं जैसे कि प्राइवेट बैंक्स हैं, वहां पे बहुत ज्यादा उनके सेलिंग से या बहुत ज्यादा उनके इन्वेस्टिंग पैटर्न से फर्क पड़ता है, डिफरेंस क्रिएट होता है. तो आइए आज बात करेंगे एफआई के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के जो कुछ एक कंसर्न्स हैं इंडिया के बारे में और कैसे उन्होंने अपना अक्टूबर नवंबर में सेलिंग किया है और उसका क्या इंपैक्ट मार्केट में हुआ है. लेट्स स्टार्ट. जब भी आप बात करते हैं कि जो एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली थी 25 नवंबर मतलब 25 नवंबर मंडे, दिस वाज इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स इन महाराष्ट्र एंड आल्सो द प्रीवियस फ्राइडे व्हिच वाज 22nd ऑफ नवंबर, द मार्केट वाज अप 2.5%. द फ्रंट लाइन इंडाइसेस लाइक निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स 2.5% से ज्यादा ऊपर थे. So what happened in this case that on 25th November, for the first time after a long while, almost 38 days, 40 days, that FIs were net buyers in the market. FIs की net selling रुकी और वो बायर बने. तो क्या एक टेम्परेरी रिलीफ है या फिर हम आगे भी कुछ इस चीजों में कंटिन्यूएशन की उम्मीद रख सकते हैं? और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एज यू नो, FIs आज उतने डोमिनेंट नहीं है, उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है जिससे आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले हुआ करते थे. लेकिन आज भी एफआई की सेलिंग का इंपैक्ट मार्केट पे आता है और आपने देखा पिछले सितंबर एंड से लेके अभी तक जो मार्केट में करेक्शन आया वो सिर्फ इसी वजह से ज्यादा लिंक था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कंसर्न थे इस बारे में कि इंडिया के वैल्यूएशंस हो या अर्निंग्स ग्रोथ पे इंपैक्ट हो या आने वाला जीडीपी ग्रोथ हो. तो नेट नेट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है मार्केट के फॉरेन इन्वेस्टर्स और इनके बाइंग और सेलिंग से बहुत फर्क पड़ता है. अब इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैसिव एफआई सेलिंग हुई है पिछले कुछ समय में, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि न्यूज फ्लो है उसके अराउंड. उसके बाद मार्केट में टर्मोइल है. एक और इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर्स, यूएस इकोनॉमी, एज वी हैव सेड ऑलवेज दैट इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड नॉट जस्ट दैट, द यूएस मार्केट इन्फ्लुएंसेस ऑलमोस्ट एवरी अदर मार्केट. और डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जीतना और पोर्टस या प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के तौर पे उनकी वापसी, डेफिनेटली दैट इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द मार्केट्स. इंडिया के बने वैल्यूएशन कंसर्न्स तो थे ही और इस पूरा पूरा असर, इसका पूरा पूरा इंपैक्ट आपको इंडाइसेस पे देखने को मिला, मार्केट पे देखने को मिला. अब अक्टूबर नवंबर में क्या हुआ है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब बड़ी बड़ी फर्म जैसे कि आप बात करें ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, कुछ काफी बड़े नाम है और कुछ ईटीएफ्स पैसिव इन्वेस्टिंग वाले लोग भी हैं जैसे कि वैनगार्ड और काफी और कंपनीज. तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं और बहुत सारे, नॉट जस्ट दे आर वेरी बिग बट दे आल्सो लुक एट इंडिया एज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एंड दे हैव बीन वेरी एक्टिव इन द मार्केट्स. इनफैक्ट अगर आप मार्केट की हिस्ट्री को देखें तो 90s से जो सबसे पहले जिन लोगों ने इंडिया की स्टोरी को समझा या इंडिया की स्टोरी में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भरोसा दिखाया, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा थे. वो कभी और के लिए टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन नेट नेट पिछले 2 महीने में ये हुआ है कि जो सेकंड क्वार्टर का अर्निंग सीजन आया वो काफी अच्छा नहीं था इंडिया की कंपनीज के लिए और जो रिजल्ट कंपनीज ने दिखाया अक्टूबर नवंबर में वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं किए मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए. और उसके अलावा कुछ ग्लोबल फैक्टर्स भी थे. तो लगभग अक्टूबर से लेके 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग हुई है. 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग, आप इमेजिन करिए कि हम अक्सर ये नंबर कोट करते हैं, हाईलाइट करते हैं कि इंडिया में एसआईपी इन्वेस्टिंग जो है पिछले 6 महीने से लगभग 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो रही है हर महीने. तो 25,000 करोड़ पूरा इंडिया एसआईपी इन्वेस्ट कर रहा है और अगर 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो हो रही है वो पिछले इस टाइम में 6 महीने में हुई होगी 25,000 करोड़, अगर आप 6 महीने में देखें FY25 की शुरुआत से, और उसका पूरा का पूरा अगर एग्जिट हो जाए, पूरा का पूरा सेलिंग हो जाए तो डेफिनेटली मार्केट पे इंपैक्ट आएगा और ये हमको देखने को मिला. अब बात करते हैं कि मार्केट
अंडर प्रेशर है, ऑफकोर्स अंडर प्रेशर है। अगर 1.5 लाख करोड़ की सेलिंग एफआईएस करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टर करेंगे, और जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन सम कंपनीज दे आर इवन 60% एंड 50% और मोर, तो उन कंपनीज पे डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। और काफी सारी कंपनीज इनमें निफ्टी में भी हैं, सेंसेक्स में भी है, तो उन पे भी इंपैक्ट आएगा। और न सिर्फ बड़ी कंपनीज, बट आपने देखा कि मिड कैप में भी काफी कंपनीज ने खराब परफॉर्म किया, रिजल्ट भी खराब आए, और काफी सारी कंपनीज के बारे में वैल्यूएशन कंसर्न भी थे। जैसे कि अक्सर हमने बात की है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हों या डिफेंस कंपनीज हों, उन सब कंपनीज में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर का इंटरेस्ट था, तो उन पे डेफिनेटली एक इंपैक्ट आना नेचुरल था। और डोमेस्टिक और रिटेल इन्वेस्टर्स इस टाइम पे बाइंग कर रहे थे, और बाइंग कर रहे थे तो उसकी वजह से इंपैक्ट थोड़ा कम तो हुआ मार्केट में, लेकिन फिर भी जब एक तरफ से बहुत जोरदार और बहुत जबरदस्त सेलिंग हो रही हो, तो डेफिनेटली आप कितना भी उस मार्केट को सपोर्ट करें, मार्केट पे नेचुरली इंपैक्ट आएगा। तो डिस्पाइट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, द मार्केट गॉट इंपैक्टेड। अब आगे बात करते हैं कि ये पूरे चीज में सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है वो ये है कि हमने देखा कि क्या चेंज हुआ। तो ये पूरा ये जो वीडियो है, ये जो हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो बहुत, तो हम जो बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रेंड था एफआई सेलिंग का, इसमें एक पॉज आया, इसमें एक ब्रेक आया। 25 नवंबर मंडे को एफआई पहली बार नेट बायर थे मार्केट में, मतलब उनकी सेलिंग रुकी। और ये सिग्निफिकेंट क्यों था कि उनकी सेलिंग एफआईआईस की 38 ट्रेडिंग डेज, मतलब लगभग 1.5 महीने से ज्यादा, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग डेज देखें तो कुछ छुट्टियां होती हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 38 ट्रेडिंग डेज के बाद उनकी सेलिंग में पॉज आया, ब्रेक आया। तो ये सिग्निफिकेंट क्यों था? क्योंकि 22 ऑफ नवंबर, मतलब फ्राइडे जो था, प्रीवियस फ्राइडे, उससे पहले मार्केट 2.5% ऊपर था। मार्केट वॉज अप 2.5%, निफ्टी, सेंसेक्स। और सैटरडे को मार्केट ने एक और बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देखा कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आए, और वहां पे जो बीजेपी और उनकी अलायंस थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो मार्केट को इस बात से कॉन्फिडेंस मिला कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई फिलहाल खतरा नहीं है, पॉलिसी कंटिन्यूटी है। तो ये मार्केट में हमेशा इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी पसंद होती है। उनके कोई पॉलिटिकल चॉइसेस हो या ना हो, एक अलग बात है, वो पर्सनल लेवल पर रहेंगे, लेकिन उनको पॉलिसी कंटिन्यूटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये बहुत पसंद होती है, और वो मार्केट में इंपैक्ट करती है। तो अगर बीजेपी एंड अलाइज के लिए महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आया, अच्छा आया, तो डेफिनेटली वो इन्वेस्टर्स थे, दे गॉट अ लिटिल पॉजिटिव। और एक और ऑप्टिमिज्म जो थी कि भाई 10% करीबन मार्केट करेक्ट हो गया है, तो वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा रीजनेबल है। अगर आप समझिए कि 25 का पीई है, और अगर 10% मार्केट करेक्ट हो जाएगा, तो अर्निंग्स चाहे बढ़े ना बढ़े, अपने आप से मार्केट 10% गिरने की वजह से वैल्यूएशन 22x या 22.5x हो गए। सिंपल इक्वेशन है, प्राइस कम हो गई तो अर्निंग्स अगर बढ़े ना बढ़े, आप वैल्यूएशन पर 10% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है कंपेयर टू द प्रीवियस पीक। उसके बाद था कि भाई बाकी सब जो चीजें हैं जो कि पॉलिसी सपोर्ट और उन सब चीजों से रिलेटेड थी, तो कहने का मतलब था कि अचानक से थोड़ा सा सेंटिमेंट बदला। और एज वी सेड कि 22 ऑफ नवंबर को मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, फिर बीच में असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट आए, तो उससे थोड़ा सा एक सेंटिमेंट में रिवर्सल ये आया कि एफआईआईज बिकेम बायर। और एफआईआईज जो बायर हो गए, तो मतलब ये था कि एफआईआईज ने उस दिन लगभग 10,000 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की, विच वॉज सिग्निफिकेंट बिकॉज एज वी सेड, लाइक 1.5 लाख करोड़ का बाइंग नहीं बल्कि सेलिंग किया था उन्होंने उससे पहले, अक्टूबर से लेके नवंबर तक, और वो अचानक से रिवर्सल हुआ। 10,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग उन्होंने रोकने की साथ साथ बाइंग भी की, तो नेट बाइंग उन्होंने की। 1.5 लाख करोड़ के नेट सेलिंग के बाद 10,000 करोड़ की नेट बाइंग उन्होंने 25 नवंबर मंडे को की। अब उसके आगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन उस टाइम क्या कर रहे थे? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने उस दिन लगभग 7,000 करोड़ की सेलिंग की। तो आप देखिए नेट नेट मतलब क्या हो रहा है कि जनरल आप देखेंगे कि एफआईआईज जब भी, फॉरेन इन्वेस्टर जब भी बेच रहे होते हैं, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर जहां तक खरीद रहे होते हैं, और रिवर्स, अगर वो बेचते हैं तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर फिर खरीदते हैं। उसी तरह से जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है और एफआईआईज जब बेचते हैं तो या खरीदते हैं, तो उसके हिसाब से उनका रिवर्स एक रिएक्शन रहता है जनरली। ये मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, बट 80% 90% केसेस में आप देखेंगे कि जब भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है एफआईआईज की, तो डोमेस्टिक खरीद रहे होंगे,
और जब एफआईज की स्ट्रांग बाइंग हो रही होगी तो डोमेस्टिक बेच रहे होंगे। और इससे पहले डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो थे, अब आप देखिए कि 25 नवंबर से पहले 13 बाइंग सेशन, मतलब कि टोटल ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो लगभग 3 हफ्ते से कह रहे हैं ना कि सैटरडे संडे जो होता है ऑफ होता है, तो 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं एक वीक में, और छुट्टियां भी होती हैं एक दो कभी कभी बीच में, तो उस तरह से टोटल 15 जैसे नवंबर की छुट्टी थी गुरु नानक जयंती की। तो क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर फिनोमिनन जो देखने को मिला वो ये था कि भाई यहां पर जो बाइंग आई उसके साथ साथ 7,000 करोड़ की सेलिंग भी डोमेस्टिक्स ने की, उसके बावजूद भी मार्केट मंडे को ऊपर था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखने को मिलती है कि कभी कभी ये सेगमेंट ड्रिवन भी होता है मार्केट में, जो ब्रॉडली तो हो रहा है लेकिन कभी कभी सेक्टर ड्रिवन भी होता है, और उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी तक ये पूरा साल कैसा रहा है कि इसमें लगभग एफआईज ने 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की है, और इस पूरे साल में, और ये अगर देखा जाए तो वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स है एफआई सेलिंग के हिसाब से। तो आप कहेंगे कि यार मार्केट तो सितंबर तक बहुत ऊपर था और अब तो मार्केट थोड़ा सा घिरा है, और एफआई इतना बेच रहे थे। बहुत अच्छा सवाल है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। Actually, the way it was happening in the market is that domestic buying was very strong, and domestic buying is driven by a lot of factors, जहां पे कि रिटेल का ज्यादा पार्टिसिपेशन है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन भी है। आपने देखा कि किस तरह से डीमेट अकाउंट बढ़ रहे हैं, किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनका पैसा रिटेल का डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास भी जा रहा है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जैसा हमने कहा कि 25,000 करोड़ रुपए की महीने की एसआईपी और उससे भी ज्यादा बड़ा फिगर है, तो डेफिनेटली वो इंपैक्ट आएगा, डेफिनेटली वो फायदा होगा उस चीज से। तो डोमेस्टिक बाइंग इंस्टीट्यूशन की और रिटेल की काफी स्ट्रांग थी। अगर आप देखें कि जो मार्केट पे इन्फ्लुएंस हो रहा है, मार्केट पे जो इंपैक्ट आ रहा है, वो उन दोनों को मिला के है। तो क्या हुआ कि जब उससे पहले सितंबर एंड से पहले एफआई थोड़ा बेच रहे थे, थोड़ा कभी खरीद रहे थे, लेकिन उनकी जो कंटिन्यूअस सेलिंग हुई है वो नहीं हो रही थी उस टाइम पे। सिग्निफिकेंट कंटिन्यूइंग सेलिंग जो उनकी हुई अक्टूबर नवंबर में, उससे मार्केट पे इंपैक्ट आया। तो वो बेच तो रहे थे, जैसा कि हमने कहा ना कि 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की सेलिंग एफआईज ने की है इस साल में, और वो जो चीज थी वो ऑन एंड ऑफ थी, कभी बाइंग कभी सेलिंग, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नहीं थी। आप देखिए ना कि 1.5 लाख करोड़ की सिर्फ सेलिंग पिछले 2 महीने में हो गई, और पूरे साल में अगर 3 लाख करोड़ से कम हुई है, 2.5 लाख करोड़ के आसपास है, उससे ज्यादा हुई है, तो आप देख सकते हैं कि जो मैसिव इंपैक्ट है वो पिछले 2 महीने का ज्यादा था। तो इस वजह से मार्केट ने करेक्शन किया। अब बारी आती है कि भाई एक एग्जांपल हम देखें कि एचडीएफसी बैंक एक एग्जांपल है। एचडीएफसी बैंक मंडे वाले दिन, मतलब 25 नवंबर को, इट वाज अप ऑलमोस्ट 2.5%। और एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल हम क्यों डिस्कस करें? एचडीएफसी बैंक इज एन एग्जांपल बिकॉज एफआईज आर डोमिनेंट शेयर होल्डर्स इन दैट। और एफआई जनरली, अगर आप देखें ट्रैक रिकॉर्ड के, एफआई बहुत ज्यादा छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते। एक लेवल होता है, जैसे भाई अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा छोटी कंपनी, तो आपको इंस्टीट्यूशंस भी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर थोड़ी कंपनी बड़ी होती है तो आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, छोटी फर्म्स या एचएनआई टाइप का क्राउड मिलेगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा और बड़ी फर्म्स देखेंगे तो आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी मिल जाएंगे, और जैसे जैसे फर्म और बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे आपको फॉरेन इन्वेस्टर भी दिखना शुरू हो जाएंगे। तो जनरली फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो प्रेफरेंस होती है वो बड़ी कंपनीज के प्रति ज्यादा रहती है। दूसरी बात, जब भी कभी जहां पे वो डोमिनेंट शेयर होल्डर है, जैसे प्रेजेंट तो है लेकिन उतने डोमिनेंट नहीं है, तो वहां पे उतना इंपैक्ट नहीं है। तो एचडीएफसी बैंक वाज सच एन एग्जांपल जहां पे कि उनके डोमिनेंट शेयर होल्डर होने की वजह से, फॉरेन इन्वेस्टर के डोमिनेंट शेयर होल्डर होने की वजह से इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिला। और इन जनरल ये जनरल प्राइवेट बैंक्स के साथ ये बात सही है कि आईसीसी बैंक हो या फिर एचडीएफसी बैंक हो, वहां पे प्राइवेट बैंक ज्यादातर जो है वहां पे फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी डोमिनेंट है और काफी इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर। अब सवाल आता है कि भाई ये सब तो डिस्कशन हो गया, क्या एफआई सेलिंग खत्म हो गई है? अगर आप देखें कि बहुत सारे फैक्टर्स, पहले हम हमेशा कहते हैं लर्न मोर इन्वेस्ट बेटर, तो कहने मतलब यह है कि जो कुछ हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्यों हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा और जानना जरूरी है, और वो डिस्कशन है। जैसे कि एफआई जिन चीजों के बारे में वरिड है वो फैक्टर्स अभी भी हैं, जैसे स्लो डाउन इन इकोनॉमी, डेफिनेटली वो कंसर्न है। काफी सारी कंपनीज ने, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर में काफी कंपनीज ने इंडिकेट किया सेकंड क्वार्टर रिजल्ट में कि भाई थोड़ा सा स्लो डाउन है। दूसरी बात, कॉर्पोरेट अर्निंग्स को आप देखें, हमेशा हम कहते हैं कि भाई क्या है, जो कोई स्टॉक हो या मार्केट हो, उसकी जो प्राइस है, उसकी जो वैल्यू है, 2 चीजों पर डिपेंड करती है सिर्फ। एक तो ये कि अर्निंग्स कैसे हैं, और दूसरा ये वैल्यूएशन कैसा है।
तो अर्निंग्स बहुत खराब आए भाई। सेकंड क्वार्टर का अर्निंग जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में कि सेकंड क्वार्टर की जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स थी बहुत अच्छी नहीं थी, तो डेफिनेटली एक सेंटिमेंट का डैम्पनर हुआ, सेंटिमेंट पे इंपैक्ट आया नेगेटिव। और एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ट्रंप का यूएस का प्रेसिडेंट बनना है और उसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं और उसके क्या इंपैक्ट आ सकते हैं, वो चीज अभी तक बहुत क्लियर नहीं है। जनरली जिन्होंने बात की है कि भाई हम ट्रेडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे और उन कंट्रीज के ऊपर शिकंजा कसेंगे जो कि यूएस को सामान डंप कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अनफेवरेबल ट्रेड है, तो डेफिनेटली वो एक कंसर्न है। तो इन जनरल जो पॉलिसीज हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके बारे में मार्केट में अनसर्टेनिटी और थोड़ा सा डाउट है और एफआईज उसके बारे में चिंतित है। अब एक और चीज जो होती है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एफआईज जो है वो उतना शायद नहीं बेचेंगे जितना कि उन्होंने अक्टूबर नवंबर में बेचा है। ये बहुत लाइकली है क्योंकि जो उनकी मैसिव सेलिंग वाला पार्ट था वो जहां तक उम्मीद है वो खत्म हो गया है, मतलब वो उतनी लेवल की सेलिंग अब नहीं करेंगे शायद। दूसरी बात, स्टिल इट इज टू अर्ली कि सेंटिमेंट पूरा रिवर्स हो गया है और एफआईज जोरदार तरीके से वापस मार्केट में एंटर करेंगे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर्स अभी भी थोड़ा सा अनफेवरेबल है। जैसे कि हमने बात की ना, स्लो डाउन इकोनॉमी में है या फिर कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो थोड़ा सा वो वेट एंड वॉच वाले मोड में रहेंगे। उसके बाद जो एक, अगर आप देखें कि ये सेकंड क्वार्टर के अर्निंग्स का जो इंपैक्ट है वो FY25 के फुल ईयर इंपैक्ट को भी लेके आएगा ना। अगर आप देखें कि एक वन ईयर हैज 4 क्वार्टर्स एंड वन ऑफ द क्वार्टर्स इज नॉट ग्रेट, देयर आर 2 कंसर्न्स व्हिच इमर्जेस। वन इज दैट व्हाट हैपेंस इन सेकंड हाफ, लाइक थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर अर्निंग्स कैसी रहेंगी। दूसरी बात, अगर आप इट्स लाइक अ क्रिकेट मैच, अगर आप देखें कोई अच्छा बैट्समैन भी है, बहुत अच्छी स्कोर कर रहा है, लेकिन किसी 2 इनिंग्स में वो 0 पे आउट हो जाता है या 1 इनिंग्स में 0 पे आउट हो जाता है या 2 रन 4 रन पे आउट हो जाता है, उसका एवरेज तो इंपैक्ट आ जाएगा ना। यही सेम चीज है कि अगर एक क्वार्टर की अर्निंग अच्छी नहीं आई और अगर रिकवरी हो भी गई, मान लो थर्ड क्वार्टर में, पहली बात तो सर्टेन नहीं है, दूसरी बात थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में रिकवरी देखने को मिल भी गई कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, तो भी वो जो क्वार्टर खराब गया उसकी वजह से तो FY25 की अर्निंग्स इंपैक्ट हो ही गए। अब ये जो चीज है वो अभी तक गई नहीं है, तो इसके लिए ये कहना कि भाई बहुत सेंटीमेंट रिवर्स हो गया, एफआई दोबारा से बहुत जोरदार तरीके से वापस आ जाएंगे, वो थोड़ा मुश्किल है, दैट्स अनलाइकली। किसको ज्यादा फायदा होता है एफआई के बाइंग या सेलिंग से? सेलिंग तो देखिए मार्केट में इंपैक्ट आता है, नुकसान ही होता है, लेकिन जब सेंटीमेंट बदलता है तो जो कंपनीज मार्केट में इंपैक्ट उनके ऊपर ज्यादा आएगा जहां पे कि उनकी डोमिनेंट शेयर होल्डिंग है। तो इसमें 3 बातें याद रखना जरूरी है कि एफआई की बाइंग से जनरली मार्केट को फायदा होता है, और अगर आप देखें कि डीआईआई तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही, क्योंकि बहुत सारा फ्लो आ रहा है, बहुत सारी कैश जनरेट हो रहा है, क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली रिटेल इन्वेस्ट कर रहा है और रिटेल पैसा भी दे रहा है इंस्टीट्यूशन को, डोमेस्टिक को, तो वो डेफिनेटली इंपैक्ट हमें दिख रहा है। लेकिन अगर एफआई भी बाइंग शुरू कर दे तो डेफिनेटली मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट जनरेट हो जाएगा और वो फायदा होगा। दूसरी बात, ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस को तो फायदा होगा क्योंकि वहां पे एफआई ज्यादा डोमिनेंट रहते हैं। और तीसरी बात कि जहां पे जिन स्टॉक्स में, जैसा हमने डिस्कस किया ना, एचडीएफसी बैंक या प्राइवेट बैंक का एग्जांपल दिया, कि वहां पे डेफिनेटली दे आर मोर प्रेजेंट। बहुत सारी आईटी कंपनीज में भी है जहां पे कि एफआई बहुत डोमिनेंट शेयर होल्डर है, काफी बड़े शेयर होल्डर है। तो वो कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी एफआई ज्यादा प्रेजेंट होंगे, ज्यादा डोमिनेंट होंगे, वहां के स्टॉक्स को, वहां के सेक्टर को ज्यादा फायदा होगा। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैसेज क्या है कि भाई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लोज तो मैटर करते ही हैं। आप डोमेस्टिक फ्लोज तो हैं आपके स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो ग्लोबल फ्लोज आ रहे हैं तो उनकी बाइंग या सेलिंग बहुत इंपैक्ट करती है मार्केट को। हमने अक्टूबर नवंबर में देखा। तो ये कहना कि इंडिया पूरी तरह से डीकपलिंग एक वर्ड बहुत कॉमनली यूज किया था मार्केट में। डीकपलिंग का मतलब होता है कि अब मार्केट इंडिया का उतना डिपेंडेंट नहीं है बाकी यूएस पे या ग्लोबल इकोनॉमीज पे, वो बात 100% कभी भी सच नहीं हो सकती, क्योंकि डीकपलिंग 100% कंप्लीट कभी नहीं हो सकती। जब भी आपने देखा कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट में हैं तो डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा उनके सेलिंग से। दूसरी बात, अगर फॉरेन, मैं कहता हूं कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर ना भी हो किसी जगह पर, तो भी
ग्लोबल इकोनॉमी जो है हम उसके पार्ट हैं और हमारे बहुत सारी कंपनीज एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज के लिए आप देखिए, या फिर और भी बहुत सारी जगह पे अगर ग्लोबल स्लो डाउन है, एक्सपोर्ट पे इंपैक्ट आता है, जनरल हर चीज के ऊपर असर पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम पूरी तरह से डीकपल्ड ना तो इकोनॉमी को मान सकते हैं ना मार्केट को मान सकते हैं। अक्टूबर नवंबर वाज अ बिग साइन ऑफ दैट, अ बिग मैसेज ऑन दैट। पुअर सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स ने डेफिनेटली इस चीज को थोड़ा सा बढ़ाया और इस चीज को थोड़ा और मोमेंटम दिया कि एफआई जो बेचना था उनका एक बहुत स्ट्रांग हुआ उस वजह से। ऑफ कोर्स अलग फैक्टर भी थे, चाइना और वो सब है, लेकिन डोमेस्टिक जो अर्निंग्स सेकंड क्वार्टर की खराब रही उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट आया और एफआई के सेलिंग में उसने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। अब क्या हुआ कि आज जो स्थिति यह है कि हमने कहा कि थोड़ा सा वैल्यूएशन रीजनेबल दिखना शुरू हो गए हैं, दे आर लुकिंग लिटिल मोर रीजनेबल। लेकिन उसके बावजूद भी कि ये कहना कि भाई अभी तो वापस आ जाएंगे, तो सेकंड गैस नहीं करना चाहिए कभी भी। रिटेल इन्वेस्टर के लिए सेकंड गैस करना मार्केट को या कौन क्या करने वाला है थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो अगर आप किसी स्टॉक के बारे में कंफर्टेबल है, कोई अपना रिसर्च किया आपने, कोई थ्योरी आपकी, और आपको कोई प्राइस ऐसा लगता है कि भाई अब तो ये प्राइस ऐसा है जहां पे कि मैं काफी सारी नेगेटिविटी प्राइसिंग कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि ठीक है, तो ही आगे बढ़े। तो आप ये कहने का मतलब है कि ऑफकोर्स मार्केट रीजनेबल है। अगर जब तक आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो आप ब्रॉडर इंडाइसेस में इन्वेस्ट कर दीजिए, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दीजिए, वो आप कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेना पड़ेगा। और आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब तो मार्केट अगले 2 महीने में 15% ऊपर भाग जाएगा, 20% ऊपर भाग जाएगा। वो कॉल लेना बहुत मुश्किल है और लेना नहीं चाहिए रिटेल इन्वेस्टर। आप अपना जो रिसर्च है वो करिए, उसके बाद अपने रिस्क को देखिए और उसके बाद अपने प्रोफाइल को देखिए, देन इफ यू कैन इन्वेस्ट दैट विल वर्क ऑलवेज बेटर। विश यू ऑल द बेस्ट। अगेन लर्न मोर, इन्वेस्ट बेटर। एफआई की सेलिंग के बारे में आज हमने बात की, और आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई इस बारे में डाउट है, प्लीज लेट अस नो, वील बी हैप्पी टू टेक दैट अप एंड रिप्लाई एज क्विकली एज वी कैन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।